जम्मू कश्मीर, जी हां, एक ऐसा राज्य, एक ऐसी रियासत जिसकी पहचान अब यूनियन टेरिटरी की है। जम्मू कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान का लगभग हर शहरी कुछ ना कुछ जरूर जानता है, सुनता है। या तो वहां की खूबसूरती के बारे में चर्चा होती है, वहां की जो कुदरती खूबसूरती है, हसीन वादियां हैं, या फिर वहां पर आतंकवाद का जो दंश वो इलाका झेलता रहा है उसकी चर्चा होती है। इससे ज्यादा अगर फिर चर्चा होती है तो वहां के सेब की, वहां के ड्राई फ्रूट्स की, वहां के गर्म शॉल की, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो भी काफी उथल पुथल होती रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर की पहचान पहले रियासत के तौर पर थी, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी है, यानी मरकज के ज़ेर इंतजाम एक रियासत है, एक इलाका है। ये राज्य नहीं है पूरी तरह से जो पहले हुआ करता था। और इसी बात की लड़ाई वहां पर लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती आई है, या कम से कम कहती रही है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी कुछ पार्टियां जो है इसको हां में हां मिलाती जरूर हैं, लेकिन उतनी शिद्दत के साथ इसे नहीं उठाती जितनी कि दीगर पार्टियां उठाती है। लेकिन रियासत का दर्जा मिले ये तो एक मांग है ही, और जम्मू कश्मीर के अवाम को ही नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियों को भी इस बात का पूरा यकीन भी है, क्योंकि इसके बारे में यकीन, इसके बारे में वादा खुद वजीर आजम कर चुके हैं, वजीर दाखिला कर चुके हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला इन दिनों चर्चा में ज्यादा इसलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, यानी कि जो विशेष दर्जा है, मखसूस जो दर्जा है, उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। तो ये मखसूस दर्जा क्या है, वो और किस दर्जे की बात कर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अगर अब इस मुद्दे को इतना ज्यादा हवा दे रहे हैं तो क्या ये दूसरी जमातों की आवाज उठाने का नतीजा है? क्या ये अवाम से किए गए इंतखाबी वादों के पूरे ना कर पाने की वजह कर ये एक दबाव है जिसका नतीजा है? ऐसे कैसे सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, मैं हूं विशाल। तो खुसूसी दर्जे की जारी रहेगी जंग, ये वो बात, ये वो जुमला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जोरदार ढंग से इस बात को जो है वो कहा है, या इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो जिस मूड में नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई कोई तहरीक न शुरू कर दे। जहां तक बात राज्य के दर्जे की है तो कई पार्टियां उसको लेकर के आवाज उठाती रही हैं। कांग्रेस से बराबर उसको लेकर के कैंपेन में शुरू किया हुआ है, दीगर पार्टियां भी इसको उठाती रही हैं। अगर आप बीजेपी से पूछें, वो जो है अपोजिशन पार्टी है, बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो बीजेपी के नेता भी जब आप पूछेंगे तो वो कहते हैं हाँ जी, हम भी चाहते हैं कि राज्य का दर्जा मिले, लेकिन वो खुद से इसको लेकर के आवाज बुलंद करते नहीं देखेंगे। लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला अब ये कह रहे हैं कि खुसूसी दर्जा यानी स्पेशल राइट्स, वो क्या है? ये सिर्फ रियासत के दर्जे की ही बात है या उससे अलग? इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस मुबाहिसे में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां, जो इंडिपेंडेंट MLA हैं, और हमारे साथ है जावेद हसन बेग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हैं बारामूला से। हमारे साथ एडवोकेट RS पठानिया भी जुड़ चुके हैं, BJP के MLA है, तर्जुमान है, और हमारे साथ हैं शेख नासिर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी JKPDP यानी जम्मू कश्मीर PDP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं जावेद बेग साहब आपके पास आना चाहूंगा ये समझने के लिए कि आप हमारी नाजरीन को, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ गुस्से में नजर आ रहे हैं, ये गुस्सा क्यों है? और वो जो मखसूस दर्जा यानी विशेष दर्जे की जो बात हो रही है, क्या वो कुछ और है, राज्य के दर्जे से अलग है, रियासती दर्जे के हुसूल से अलग है, या रियासती दर्जे की ही बात कर रहे हैं? का जो सवाल है इसका सीधा साधा सा जवाब ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक तारीखी रियासत है और इसका एक तारीखी पस मंजर है। अब बदकिस्मती से इस तारीखी रियासत को तकसीम करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया, यानी कि जो एक हमारे मुल्क की बाकी रियासतें हैं उससे कहीं नीचे हमारी सतह चली गई है।
कहाँ एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास 370 था, हमारे पास 35A था, हमारा एक जम्मू कश्मीर लद्दाख का भी अपना आइन था जी। और हमारी जिद्दोजहद का अपना एक एजेंडा भी था। मुल्क के झंडे और मुल्क के आइन के अलावा ये सारी चीजें हमारे पास थी। अब वहां से डाउनग्रेड करके आपको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है, जो आपका नुमाइंदा होगा, जो आपका लीडर होगा, जिसको कौम के सामने जवाबदेह होना भी है, जो कौम की जिद्दोजहद का एक अलमबरदार हो, तो जब वो बात करेगा तो उसमें आपको कहीं जज्बातियत भी नजर आएगी, तो कहीं खदशात भी तो नजर आएंगे, कहीं दुख भी नजर आएगा और कहीं गुस्सा भी नजर आएगा। हम जो कुछ भी इस वक्त अपने मुल्क की क़यादत से कह रहे हैं कि हमारे साथ जो सलूक किया गया है वो हमारे और मुल्क के दरमियान जो ताल्लुक है उसको अब उस नेज पर आप ले गए हैं जहाँ हमारे जो जमहूरी इदारे हैं वो अपने आप को महसूस करते हैं जैसे उनको बिल्कुल एक तरह से नंगा करके छोड़ दिया गया। तो इन हालात में अगर हमारे जम्मू कश्मीर की क़यादत जो है, सियासी क़यादत, अगर ये चाहती है कि हमारे साथ हमारी पोजीशन जो 5 अगस्त जो 4 अगस्त 2019 को थी उसको बहाल कर दिया जाए, और भी अपने मुल्क के आइन के अंदर की बात हो रही है, इसके बाहर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक यूनिक जगह है और इसका जो मुल्क के साथ रिश्ता है ये भी यूनिक है। इसलिए अगर हमारी लीडरशिप ये तकाजा करती है कि हमारा स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए और मुल्क के आइन के अंदर किया जाए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को फराग दिली का सबूत देना चाहिए और जिस तरह कई रियासतों के स्पेशल स्टेटस है उस तरह अगर हमारा वो दर्जा बहाल कर दिया जाता है मुल्क के आइन के अंदर, तो मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। जी, एडवोकेट आर एस पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो सुनील शर्मा जी है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कहीं ना कहीं जो ज्वलंत मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने की ये कोशिश है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर कह रहे हैं तो उसका कुछ मकसद होगा, कुछ मतलब होगा। आप कैसे देख रहे हैं, बीजेपी कैसे देख रही? जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कश्मीर के, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बार बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी कभी भी कह सकते हैं और दूसरे दिन बोलेंगे कि मुझे ना इसका आता है ना इसका पता। यही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने कहा था कि मोदी 7 जन्म भी ले ले तो धारा 370 को टच नहीं कर सकता, पहले उसका कम से कम रिस्पॉन्ड करें। मैं बड़े साफ और बड़े स्पष्ट शब्दों में जम्मू कश्मीर के जनमानस, जम्मू कश्मीर के वोटरों और खासकर वो लोग जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक स्वीपिंग मैंडेट दिया है इस वर्ष 2024 के चुनाव में, उनको ये बात पेन कॉपी ले और अपनी बुक में लिख लें। आर्टिकल 370 इज हिस्ट्री। सेकेंडली, आई वॉन्ट टू पुट अ काउंटर क्वेश्चन टू डॉक्टर फारूक साहब और उनके पीछे जो उनकी एक आर्मी है जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वॉज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी चीज हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान के किसी भी एक आयन के किसी एक आर्टिकल में, किसी एक अनुच्छेद में कभी भी नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी या रणबीर सिंह पठानिया ने ये सुप्रीम कोर्ट कहती, देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। हाँ, एक स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के वाबस्ता होके भारत के संविधान में जरूर था, जो स्पेशल प्रोविजन विच वाज स्पेशली, जिसको लिखा गया था टेम्परेरी प्रावधान। ये टेम्परेरी प्रावधान हमारे विधान के तकरीबन 70 वर्ष ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में रहा जी। ये जो आर्टिकल है ये तकरीबन ये वीक हो गया था, ये बिल्कुल खत्म हो गया था और ये तकरीबन मोटा मोटा इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल में ही था। सिर्फ एक सिंबल, एक लोगो था, एक कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट था लोगों को मिसलीड करने का, लोगों को सब्ज बाग दिखाने का। 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा डिटेल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला भारतीय संसद ने लिया है। मोदी साहब ने तो लिया, भारतीय संसद दोनों हाउसेज ने लिया है और इस दोनों हाउसेज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने, इससे बड़ा कुछ होता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ ने अपना स्टैंप लगाया है मेजॉरिटी वोट के साथ इस पे। तो अब वो कहते हैं ना, हम लोग जब वकालत में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे हमारे मित्र हैं, एडवोकेट हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए, माई लॉर्ड्स के बाद वो वाले माई लॉर्ड्स ही हैं ऊपर, वो माई लॉर्ड्स की भी मर्जी है कि ये 5 अगस्त 2019 जाए।
तो मेरा विनम्र निवेदन है सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के होएक्स और हेलुसिनेशन, इनके झूठ, इनके सब्ज बागों में मत फंसें। ये कुछ भी करने वाले नहीं। आपकी सरकार जब से इसने टेक ओवर किया है अपना इंपैक्ट अभी तक क्रिएट कर नहीं पाई है। जो जो कमिटमेंट, जो जो गारंटी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में की, किसी को भी पूरा करने में बिल्कुल। शेख नासिर हमारे साथ है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है जेके पीडीपी के, और हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हैं। इकबाल साहब, मैं आपकी इजाजत से शेख नासिर के पास पहले जाना चाहूंगा। शेख नासिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बड़ा नाम है, सब मानते हैं। अभी पठानिया साहब भी कह रहे थे कि काफी सीनियर लीडर है, काफी बड़ा चेहरा है, लेकिन जो वो इस बात, अभी जो वो बातें कर रहे हैं, जो खुसूसी दर्जे की बात कर रहे हैं, पीडीपी इसे कैसे देख रही है? क्या पीडीपी भी इस तरह की बातें करती नजर आई है? तो क्या पीडीपी का कहीं ना कहीं वो इस पर शराकतदारी है इस मुद्दे पर खासतौर से, या फिर एनसी इस मुद्दे को किसी और वजह से भी हाईलाइट कर रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं। इस जम्मू कश्मीर रियासत के वजीर आला रहे हैं, मरकजी वजीर हैं, लेकिन साथ ही साथ बड़े अफसोस की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को आज तक इसने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो सुबह एक बोली बोलते हैं, शाम को दूसरी बोली बोलते हैं। उसके लिए वो बड़े मशहूर हैं। वो दिल्ली की में एक जुबान बोलते हैं, जम्मू में दूसरी जुबान बोलते हैं, कश्मीर में तीसरी जुबान बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को किसी ने आज तक सीरियसली नहीं लिया। उसकी यही वजह है कि आज भी अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कोई भी बयान देते हैं, ना तो जम्मू कश्मीर की आवाम और ना ही दिल्ली उसे सीरियसली ले रही है। हाँ, जहां तक ताल्लुक स्पेशल स्टेटस की बहाली या रियासत की बहाली का है, ये तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, हर कोई जानता है। और आपको भी याद होगा कि 4 अगस्त 2019 को जब ऐसा लग रहा था कि शायद 5 अगस्त को बहुत बड़ा कुछ फैसला होने वाला है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो सबसे पहले हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक पहल की थी, उन्हें इनिशिएटिव लिया था और सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। और गुपकार अलायंस उनकी वजह से बना था और उसका एक एजेंडा था, एक गोल था। वो गोल यही था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जिसे जबरन छीना गया, पठानिया साहब जिसे कह रहे थे कि हिस्ट्री है, लेकिन मैं पठानिया साहब को इतना कह देना चाहता हूं कि तारीख इंसान ही लिखता है, तारीख दोहराई भी जा सकती है। ये इसे हम अहंकार की एक निशानी कह सकते हैं अगर हम कहें कि कोई चीज नामुमकिन है। इस जमीन पर, इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक पहल की थी और गुपकार अलायंस बना था। उस गुपकार अलायंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बिलखुसूस उमर साहब ने सिर्फ इक़्तिदार की हवस के चलते तोड़ दिया। तो जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है और पीडीपी ने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से इस मौकफ को सामने रखा है, बगैर किसी कंप्रोमाइजेस के। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो नहीं लड़ा। ऐसा नहीं कि आज कहा नहीं लड़ूंगी दूसरे दिन लड़ा। पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो भी जबरन एक फैसला लिया गया, जो हमारा जो खुसूसी दर्जा जो छीना गया, उसे बहाल किया जाए। हम आज स्पेशल स्टेटस की बात, कल स्टेटहुड की बात, परसों किसी और चीज की बात नहीं करने वाले। हमारा एक ही स्टैंड है और मुस्तकिल और मुस्तहकम स्टैंड है। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल किया जाना चाहिए। नथिंग लेस देन आर्टिकल रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि वही आवाज इको हो रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जबान से भी, अगर बातें निकल रही तो वही बात इको हो रही है जो पीडीपी भी कह रही है। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जी ठीक है, मुजफ्फर इकबाल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल यहां पर सीधा ये है कि बीजेपी के जो लीडर है सुनील शर्मा, जो अपोजिशन लीडर भी हैं ऐवान में, उनका यह कहना है कि दरअसल ये तमाम चीजें जो हैं वो जो इंतखाबी वादे थे वो पूरे नहीं कर पा रही है हुकूमत, उमर अब्दुल्ला हुकूमत, और इसलिए एनसी जो है जबरदस्त दबाव में है। अल्ताफ बुखारी ये कहते हैं कि एनसी को अंदरूनी तौर पर ही खतरा है। खैर इसका जवाब तो आपसे मैं नहीं, उनसे जवाब तो मैं उनसे जावेद साहब से लूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कहीं ना कहीं ये बात भी है कि अवामी जो दबाव है उसका असर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस बात को कहने पर मजबूर हो गई है, या वाकई एनसी ने इस मुद्दे को दांत से पकड़ रखा है? सबको आदाब, नमस्कार कहता हूं जी। जिस तरह आपने फरमाया अवामी दबाव हम पे भी है, मैं आजाद एमएलए हूं जी, एक बहुत बड़ा दबाव मुझ पे है, जो बिलखसूस जो
यूथ है, नौजवान जो तबका है, वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने 370 की और स्टेटहुड की जंग कब शुरू करनी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो लोगों की नब्ज जो हमने देखी है, आज की तारीख में कोई आदमी तामीर और तरक्की के लिए नहीं पूछ रहा है हमसे। और ये कहना कि सरकार जो है वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतर पाई, अपने एजेंडे पे पूरा नहीं उतर पाई, मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तो ये प्री मैच्योर होगा। हाँ, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मैं भी कह सकता हूं अगर वो अपने वादों पे पूरा नहीं उतरेंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट को लोगों का कोई ऐसा दबाव तो मुझे नहीं लगा है, ना ही किसी ने मुझे कहा कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो चीजें कही हैं वो नहीं पूरी की हैं। क्योंकि लोगों का इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला, लोग सबसे पहली डिमांड ये करते हैं कि हमारी रियासत और हमारा स्पेशल स्टेटस। और जब से लद्दाख को वापसी मिली है स्पेशल स्टेटस की, जब से लद्दाख को वो मुराद मिली है कि उनके लिए नौकरियां रिजर्व हो गई, उनकी जमीन को प्रोटेक्शन भी मिल गई, उनकी अपनी जो हिल काउंसिल है उसकी तमाम पावर्स वापस मिल गई, डिस्ट्रिक्ट्स मिल गए। मेरे ख्याल में 4 या 5, मैं आज कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि उनके 4 या 5 से न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं। तो जब उनको सब कुछ मिल गया तो उसके बाद एक जाहिर सी बात है, देयर इज एन अनरेस्ट सिमरिंग अंडरनीथ इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो श्रीनगर हो, ये दबाव हम पे जरूर है। और ये कोई छुपाए या कोई बताए या ना बताए, मैं सच बोलने से कभी नहीं गुरेज करूंगा कि ये लोगों का दबाव हम सब पे है। हम सब को लोग ये कहते हैं कि आप ये तहरीक कब शुरू करोगे, आप सड़कों पर कब निकलोगे, अब गिरफ्तारियां कब दोगे, अब कब दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरने दोगे, लोग हमसे पूछते हैं। अभी असल में पिछले 1-2 महीने में हमारे यहाँ हालात की कुछ ऐसा हालात बन गए कि पड़ोसी मुल्क ने बेजा हमला करके यहाँ हमारा कोई डिस्टर्ब कर दिया। तो हर आदमी ये सोचता था कि इन हालात में अगर हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं तो ये मुल्की मुफाद में नहीं होगा। लिहाजा इस वक्त आया है कि हम लोग इस मुल्क के साथ खड़े रहें और मुल्क का साथ दें। उस वजह से कुछ लोगों ने सब्र किया, लेकिन अब फिर लोग पूछना शुरू हो गए हैं हमको कि भाई आप क्या चीज देख रहे हो। चलिए, अब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आता हूं। और मुजफ्फर साहब, मैं आपसे ही इसका पहले जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि आप भी कानून के आदमी हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी ने एक बात कही है कि 370 एक हिस्ट्री हो गई। हाँ, मैं उसी को दोहराना चाह रहा था, वही सवाल लेकर आना चाहता हूं। जी बताएं। हिस्ट्री बहुत बार रिपीट भी होती है और वो दिन दूर नहीं कि ये हिस्ट्री भी रिपीट होगी कि 370 साहब हिस्ट्री रिपीट होगी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कौन कहता कि नहीं हो सकता है? अगर लद्दाख के लिए हो सकता है, अगर आप 16 रियासतों को, फारूक अब्दुल्ला, मुजफ्फर साहब, आप के मुराद दे सकते हैं, आपका तो मुझे आपसे एक आपको एक सलाह देनी है कि फारूक साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, आप नए कैरिस्ट हैं, यूटोपियन बातें कम से कम करें, क्योंकि बाद में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा थाना मंडी के लोगों को। मुझे आप कंप्लीट वो धारा 370 वापस आएगी नहीं और दोबारा वोट लेने आप कैसे जाएंगे? 370 तो आप नौकरी भी छोड़ चुके हैं और मैंने सुना वकालत भी अब ज्यादा अब आपकी ही लगती है कि कैसे बात बनेगी? लेट्स बी प्रैक्टिकल। सेंट्रल सरकार, मरकजी सरकार देगी घुटने टेक के। और 370 आज वाला 370 नहीं, 1953 में जो हमको मुराद मिली थी वो हमको वापस मिलेगी। हमें अपना आइन भी वापस मिलेगा, हमारा झंडा भी वापस मिलेगा। लेट अस बी प्रैक्टिकल। हम चुप नहीं बैठेंगे, देखें हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। मेरी बात सुन करने पहले मुजफ्फर साहब को बात मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूँ बात। ये कहना, मुजफ्फर साहब ने खत्म कर दिया तो मैं रिबट कर पाऊंगा इसको। पहला जम्मू कश्मीर की आवाम की एक पार्टी है जो अपने ही खिलाफ है, जो कहती है कि हमें मुराद नहीं मिलनी चाहिए। लद्दाख में एक बीजेपी का एमएलए था, वो लद्दाखियों के साथ प्रोटेस्ट पे बैठा। जब मामला आया लद्दाख की आवाम का, जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है। अब मुझे सुन ले जरा मुजफ्फर साहब, सुन ले। आई अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट्स एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। मेरी बात सुन ले जरा एक बार। वो रियासत में नहीं चाहते, वो लोगों की नौकरियों का प्रोटेक्शन नहीं चाहते, वो लोगों की जमीन की प्रोटेक्शन भी नहीं चाहते। ये वाहिद पार्टी है जम्मू कश्मीर में बीजेपी। ठीक है, लद्दाख की बीजेपी जो है वो अपने लद्दाख के लिए जंग लड़ा उन्होंने। ठीक है, ठीक है। अब आपकी बात मुझे लगता है पूरी हो गई है। अब जरा आरएस पठानिया साहब को सुन लेते हैं और उसके बाद मैं सीधा फिर जावेद साहब के पास जाऊंगा। जावेद साहब, आप भी तैयार हैं? आरएस पठानिया बोले। जी,
जी, मैं इसको डिबेट को ज़रा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आता हूं। ये जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक भारत की पार्लियामेंट ने जो जम्मू कश्मीर को दिया था, ये किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष ने, हमें इसे मानना चाहिए, ये हिंदुस्तान ने दिया था जम्मू कश्मीर को। बट दिस आर्टिकल 370 दिस वाज टर्न्ड इनटू एन आर्टिकल ऑफ डिसीट, आर्टिकल ऑफ डिसेप्शन, आर्टिकल ऑफ डेमागोगी, आर्टिकल ऑफ डुप्लिसिटी। इसने सिर्फ प्रॉमिस किया, इसने दिया कुछ नहीं। इसने सेशलिज्म के, इसने सांप्रदायवाद के, इसने रीजनलिज्म के यहाँ पे बीज बोए। इसने जम्मू कश्मीर को 7 दशकों से बिल्कुल एक डिवाइडेड हाउस, एक फेल्ड स्टेट जम्मू कश्मीर को साबित करके एक ट्रबल स्टेट का जो रूट कॉज था वो धारा 370 था। अब इसका जो वापस लेने का जो फैसला ये किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी का से कम होकर ये पूरे देश का फैसला है। दिस इज द मैंडेट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने इसे एक मेजोरिटी के साथ पास किया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पे अपना स्टैंप लगाया है। तो मेरा विनम्र निवेदन है अपने मित्र लोगों से कि थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें। ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब पठाए साहब दे दीजिए। जिस बात का वादा खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला कर चुके हैं, रियासत का दर्जा तो मिलना चाहिए कम से कम। रियासत का दर्जा का वादा तो उन्होंने खुद किया था ना। आप इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कैसे बात कर रहे हैं? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। Why should we restrain? मुझे एक्सप्लेन करें क्यों अपना हक मांगना कोई क्या इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ऐसी बात करना मांगने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताएं। ठीक है, लेकिन देखिए मेरा वादा था अभी जावेद साहब से मुझे उनके पास जाना होगा। मैं माजरत चाहूंगा जावेद हसन बेग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप काफी देर से आप सुन रहे हैं बाकी लोगों को। पठानिया साहब कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री है, ये दोहराई नहीं जा सकती। पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, दोनों सदनों ने पास किया है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि हमारा हक है, हम इसके लिए आवाज उठाना कौन सी बुरी बात है। जावेद साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप एमएलए हैं, आप बताएं कि क्या इसकी हकीकत है और क्या वाकई ये मुद्दा एक इस तरह का मुद्दा बनकर रह जाएगा कि सिर्फ चुनाव के वक्त में उसको उछाला जाएगा, सेंटिमेंट से खेला जाएगा और जब सरकार में आप आ जाएंगे तो फिर आवाज बंद हो जाएगी? ये जो डिबेट है ये पर्सन्स के बजाय अगर इश्यूज पे रहती तो ज्यादा मुनासिब था। मुझे पहले में पठानिया साहब और ये जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है कोई, इनके फारूक साहब के हवाले से जो इन्होंने बातें की हैं, शेख नासिर साहब, जी हाँ, मैं उसको थोड़ा रेस्पॉन्ड करता हूँ। जी ठीक है। पठानिया साहब से मैं अर्ज करता हूँ कि 96 में जब वाजपेयी साहब को जेनेवा भेजा गया, इनको मालूम है कि वाजपेयी साहब के साथ जेनेवा में कौन गया था? हमारे मुल्क का जो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक सियासी स्टैंड है उसका दिफा करने। इनको मालूम होना चाहिए कि जेनेवा में वाजपेयी साहब को जब उस वक्त नरसिम्हा राव साहब ने भेजा वहां मुल्क के जो सियासी स्टैंड था जम्मू कश्मीर के विज़ विज़ उसका दिफा करने, तो उसका दिफा वहां जाकर उमर अब्दुल्ला साहब ने और फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो स्टैंड वहां दिया, अगर पठानिया साहब ये कहते हैं कि हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आई विल अप्रिशिएट। क्योंकि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने वहां स्टैंड लिया था वो ये कहा था कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और ये फैसला हो चुका है और ये फैसला इरिवर्सिबल है। अगर पठानिया साहब जहां इस वक्त ये कह देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो एक नॉन सीरियस आदमी है, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तो फिर वहां से ये मसला शुरू होगा। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जब ये हमारे किसी एल्डर के बारे में बात करें तो इनको ये मलहूज नजर रखना चाहिए कि इनके भी एल्डर्स हैं। जब उंगली हमारे किसी एल्डर पर उठेगी और इस तरह की बात होगी एक ऐसे शख्स के बारे में कि जिसका सियासी तजुर्बा इतना है जितनी इनकी उम्र नहीं है, तो फिर बात जो है आगे बढ़ेगी और मुनासिब नहीं है कि हम बात को उस तरफ ले जाएं जहां नफरतें पनपती हैं। जहां तक पीडीपी के जो भी शख्सियत क्या है जी, जो मेरा कोई तारुफ नहीं है, मैं इनसे मुदबाना गुजारिश करूंगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब तक पहुंचने से पहले बहुत गौर व खोज कर लेना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी तो वो जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज होते थे एज चीफ मिनिस्टर वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करती थी। वो 3 बार फारूक साहब के घर जाकर उनके साथ डिस्कस किया है।
और फिर जिस वक्त ये ग्रैंड अलायंस बनने की बात हुई, महबूबा जी खुद फारूक साहब के घर गई हैं और ग्रैंड अलायंस बनाया है, और वो फारूक साहब उसको आज भी लीड कर रहे हैं। जो इनके दरमियान दूरियां हुई, वो दूरियां इस वजह से हुई कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब कोई सियासी जमातें फैसला करती हैं तो वो फैसला सिर्फ किसी एक फर्द का नहीं होता, मैंडेट्स पे बात हुई। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना नुक्ता नजर था, और वो लोगों ने उसको दुरुस्त भी साबित कर दिया जब लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया। तो बहरहाल एक लोगों का फैसला था, वो सबको हजम होना चाहिए। इनका ये कहना, अब मुद्दे पे बात करते हैं, अब मुद्दे पे बात करते हैं जी। नहीं मुद्दा ही इनका ये हाँ। कहना कि फारूक साहब को सीरियसली लेना चाहिए, ये इससे थोड़ा दुख होता है। और फिर अगर मैं उनके दिफा में बोलूंगा तो मुनासिब नहीं रहेगा। मैं भी बहुत ठीक है बेग साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया, ठीक है। और लगभग सब लोगों ने उनका एहतराम किया भी है, लेकिन चूंकि सियासी वार है ना, तो इसमें अपने जो मद्दे मुकाबिल है उसको अगर ज्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर उनका कद छोटा हो जाएगा। तो बहरहाल आपने अपनी सफाई दे दी है, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि अब आप मुद्दे पर बात कर लें जी। मैं मुद्दे की बात ये करता हूं, पहला मेरा नुक्ता ये है कि अगर आर्टिकल 370 कोई स्पेशल स्टेटस भी नहीं था, ये खत्म हो चुका था, ये इसका कोई वजूद ही नहीं था, इसका कोई असर ही नहीं था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये एक बेमानी चीज थी, तो ये पार्लियामेंट ने जब ये एक्सरसाइज की 5 अगस्त को, उससे 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो एक पूरे का पूरा एक गैरिजन बना दिया गया, और उसके बाद 6 महीने तक यहाँ कर्फ्यू रहा। यहाँ सारा जितनी कम्युनिकेशन थी वो सारी मोबाइल इंटरनेट सारा बंद कर दिया गया। सारे हिंदुस्तान हमारे मुल्क के अंदर रेड अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ हमारे जहाजों के रुख कर दिए गए, मिसाइलों के रुख कर दिए गए। और इस वक्त तक मुल्क में जितने इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 की बुनियाद पर लड़े हैं कि हमको जमात है जिसने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया। अगर आर्टिकल 370 था ही नहीं कुछ, तो फिर इतनी बड़ी इतनी ह्यूज एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी। हकीकत यह है कि ये वो आर्टिकल है जिसने जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाया था। अब इसको हटाने का जो इन्होंने तरीका इख्तियार किया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वैलिडिटी दे दी या वैलिडेट किया, उसका क्या कोई इखलाकी जवाब था? सवाल सिर्फ कानूनी, लेकिन बेग साहब देखिए, आज हम उसके वैलिडिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज बात यह है कि जो फारूक अब्दुल्ला ने फिर से कहा है कि खुसूसी दर्जे की जंग जारी रहेगी, तो इसका मतलब क्या है? एनसी क्या करने जा रही है? मेरा सवाल ये है। लेट मी रेस्पॉन्ड। मैं आप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों तक और मरकज की हुकूमत तक एक यहाँ से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ये जब पठानिया साहब कह रहे थे अभी कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का आर्टिकल था, तो जनाब पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान है, लिहाजा आप अपने अल्फाज वापस ले लें और माजरत करें इस बात पर कि आप ये कहते हैं आर्टिकल 370 हिंदुस्तान का आर्टिकल था, उन्होंने वापस लिया। हम भी इस मुल्क का हिस्सा है और इस मुल्क के आईन के अंदर हम क्या इस मुल्क से तकाजा करेंगे? ये बीजेपी डिसाइड नहीं करेगी। हम अपने मुल्क की पार्लियामेंट से क्या मांगेंगे? यू आर नोबडी टू डिसाइड अबाउट इट। हम इसके हवाले से 3 जजमेंट्स पहले आ गई हैं। एक एसएन दर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेग साहब, हमारे पास वक्त कम है, प्लीज ऐसा कंक्लूड करें। 2 जजमेंट्स, एक 1968 में और उसके बाद भी एक और जजमेंट आई थी जिसमें आर्टिकल 370 को परमानेंट करार दिया गया था। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कोई डिवाइन फैसला नहीं हुआ है कि ये इरिवर्सिबल है, इरिवोकेबल है। जम्मू कश्मीर के लोग, ये आपकी बात से कब ये पता चल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को जो है बहुत सीरियसली लेके जा रही है। मेरा सवाल था, फिर से मैं चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर क्या करने जा रही है? सवाल मेरा ये पार्टी लेवल पर। इसके लिए सियासी और कानूनी और आईनी तमाम रास्ते एक्सप्लोर किए जाएंगे, और जब सारे रास्ते एक्सप्लोर करने के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर आएगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर आ जाएगी। शेख नासिर, बहुत थोड़ा सा वक्त आप मेरे पास बचा, आपके लिए बिल्कुल नहीं बचा, फिर भी मैं आपका साथ ताकि कोरम कैसे पूरा हो जाए। बताएं मुझे, कुछ आप कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपके 1 मिनट लूंगा। मुजफ्फर इकबाल साहब और जावेद साहब से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। जावेद साहब ने तो लंबा चौड़ा भाषण दिया, हमने फारूक अब्दुल्ला साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की थी। उनका एक पॉलिटिकल जो एक इमेज या नैरेटिव जो पब्लिक में, उसको हमने नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं। आपको किसी एंडर के बारे में इस तरह गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। दिल पर छोटी
बेग आपको साहब इस तरह छोटी छोटी किसी बातें एंकर के दिल पर बारे में लेते हैं, गुस्ताखी इसके लिए नहीं बेग करनी साहब चाहिए। पूरी जम्मू कश्मीर आपको माने अपना जाते वजन हैं। देखना चाहिए, फिर लिहाजा बात करनी चाहिए। इसको टॉपिक को डिरेल करने के बजाय हम मुद्दे पर आपको आते यह हैं। भी मालूम नहीं नेशनल होगा कि कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये बनी करेगी, कब वो है। करेगी, आपको यह भी इनका मालूम इकबाल नहीं साहब होगा ये कि करेंगे। पीडीपी का लेकिन आइन मुझे कब एक बात मुरतब हुआ बताइए है। कि आपको इनको यह भी रोका मालूम नहीं किसने होगा है? कि पीडीपी का लोगो किसने नेशनल बनाया है। कॉन्फ्रेंस को या हमारे जो आपको मुजफ्फर पीडीपी के इकबाल बारे साहब में मालूम बैठे क्या हैं, है। इनको 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 रोका किसने है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करेगी, वो करेगी। मुजफ्फर इकबाल साहब ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप भाई जब इस डिबेट्स में आए तो जरा शुरू करोगे। रिस्पॉन्सिबल मैं लोगों को इनसे लाया करें। पूछता हूँ कि चलिए, आपको रोका किसने बड़े है? जिम्मेदार लोगों को आपको लाना रोका चाहिए। किसने है? आप क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप किसका लोगों को इंतजार लाना कर चाहिए, रहे हैं? जिम्मेदार आप किसका रिस्पॉन्सिबल, इंतजार कोई कर जो रहे हैं? इलेक्टेड रोका किसने है? रिप्रेजेंटेटिव हो, अरे जिसकी कोई बैकग्राउंड भी हो, बेग है ना, साहब जिसको मालूम हो थोड़ा सा सियासत क्या होती है, डेकोरम गवर्नेंस क्या होती है, डेकोरम बनाए सेंट्रल रखिए। स्टेट आपने लंबा रिलेशंस क्या चौड़ा होते भाषण हैं, दिया, हमने सुना। आईन क्या होता है, यहाँ लोगों ऐसे को लोगों को बेवकूफ लाया बनाने की करें। बातें नहीं है। हमें ऐसे सब लोगों पता को है। बताया करें जिनको आपसे पीडीपी सीखने में की अब जरूरत नहीं है। हफ्ता नहीं हुआ जिस है, वो सुकून से पीडीपी मुझे पढ़कर आप निकले समझाएंगे ना, मैं आधार उसी पे। जमात में हूँ। है जिस ना? जमात से इनको पढ़कर आप मालूम निकले, मैं नहीं उसी है, जमात में आज भी इनको खड़ा हूँ। मालूम नहीं है कि हमें सब महबूबा जी मालूम और है। हमें फारूक साहब के आपसे दरमियान सीखने कितने की अच्छे जरूरत नहीं है। ताल्लुकात चलिए, हैं। मेरा आपसे मेरा मुझे भी तमाम मालूम लोगों है। से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी ये कि जम्मू कश्मीर के हक में बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर के हक में बात हो और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इसका असर अभी दूरगामी होगा। बीजेपी ने भी सीधे तौर पर इसका जवाब दिया है अपने अंदाज में। उसका कहना है कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुद्दे से भटकाना चाहती है अवाम को। कई तरह के तर्क हैं, वितर्क हैं, आपने अभी सुना। और वक्त हमें अब इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन तमाम मेहमानों का दिल से बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम फिर किसी मौजू पर इसके साथ इसी तरह से गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।